हाँ जी, चलिए। तो आज हमारे साथ जानवी जी हैं, क्लास 10th, जो कि आपको एक्सप्लेन करने वाली हैं पॉलिनोमियल और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पिछले क्लास में हमारे पास अयान जी थे और उन्होंने 2.2 एक्सप्लेन करा था। ठीक है, आप लोग 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हो, है ना। आपके लिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, ये दूं आपको, ये हाँ। है ना। तो देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में। कहां पे पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन। और फिर एक और चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि कोऑर्डिनेट में ग्राफ कम थे 9th क्लास में, लेकिन इस साल आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, यहां भी सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इस बार लीनियर इक्वेशन नहीं है। कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कोफिशिएंट जानते हो, अल्फा बीटा जानते हो। ठीक है, ये पहली बार आपके पास क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है? ग्राफ। लीनियर में आप ग्राफ कर चुके हो, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते थे ना, तो आप अभी वही चीज कहां करने वाले हो? क्वाड्रेटिक में। तो बाकी बातें मैं नहीं बता रहा, जानवी मैम बता रही। चलिए मैम, हमने उस दिन पढ़ा था जीरोस कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल का वो आता है। एक पॉलिनोमियल लेते हैं जो अभी मैंने उसको दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, इसका हम जीरो नॉर्मली निकालेंगे, 2 इंटू 3, 3x माइनस 2x। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने और कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3। ये कॉमन बाहर आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 3। x इज इक्वल्स टू प्लस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 3। हमारे पास जीरोस आ गए जीरोस। अब जीरोस को हमने दो वेरिएबल दिए थे, और बीटा, अल्फा और बीटा, याद है। और अयान ने ये भी बताया था कि अगर हमें पॉलिनोमियल निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं? दो ब्रैकेट चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम उनको कैसे लिखेंगे? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यहां तक आता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? छोटा करना है। हाँ ठीक है, ठीक है, विजिबल है। अब हम ट्राई करें कि हम इसको x और y की फॉर्म में लिख पाए, क्योंकि हमें अभी ग्राफ सीखना है। जब हम ग्राफ सीखते हैं तो उसमें हमें x और y दोनों चाहिए। हाँ, तो इसको प्रॉपर बनाते हैं ना। ग्राफ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? हाँ, बना देते हैं। डन। एक सेकंड, यहां तक सबको क्लियर है ना? ठीक। सबसे पहला डाउट क्या आता है कि इस इक्वेशन में तो हमारे पास सिर्फ x है, तो y कहां से आया? देखो, टेबल बनाते थे हम लास्ट क्लास में, याद है, x और y की टेबल। तो उसके लिए y कहां से लाएंगे? हमारा px क्या था? पॉलिनोमियल क्या था? x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो हम ले लेते हैं लेट इज इक्वल्स टू y। तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल y हो गया, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। यानी इस पूरी वैल्यू को हमने क्या ले लिया है? y। जैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में क्या होता था? x और y होता था, 9th क्लास। अब जानवी आपको यहां बता रही है, तो आपसे उम्मीद करती है कि आपका 9th क्लास पूरे तरीके से क्या है? क्लियर है। अब 9th क्लास में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, मान लिया इसको पढ़ते वक्त आप 9th क्लास में स्ट्रगल कर रहे हो, ये सभी स्टूडेंट से है, ठीक है। तो आप क्या करो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ करने से पहले आपको मुश्किल से 1 घंटा या 2 घंटा लगेगा। 9th के ग्राफ को आप बहुत अच्छे से घर पे जाके क्या कर लो? क्लियर कर लो। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? ये सबके लिए है, जो इस क्लास में वो भी, और जो यहां हमें देखेंगे वो भी। आ गई बात समझ में? ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि देखो ना, अभी जानवी ने क्या बताया कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। लीनियर इक्वेशन में जैसे ऐसा आता था, मान लिया, ठीक है, ये x था और ये y था, ये 3 आया, ये 5 आया, ये कुछ और आया, ये मान लिया 6 आया, ये 10 आया। तो हम क्या करते थे? x के लिए 3 और 5 यहां देखेंगे, y के लिए 5 और 10 कहां देखेंगे? यहां देखेंगे, है ना। चलो एक ही मान लिया, ऐसा पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर चलो इस वैल्यू को थोड़ा चेंज करते हैं, 2 लेते हैं मान लिया, ठीक है, 1 2 3। अब बताओ x का 3 कहां है? x का 3 यहां है, y का 2 कहां है? यहां है। तो ये कहां पे बनता था? ये याद है ना आपको? तो ये वाला कौन सा हो गया कोऑर्डिनेट? मतलब इसके 3 और 2। तो यहां तो आपको x और y आराम से दिखता था ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको y नहीं पता चल रहा। तो जानवी क्या बोल रही है? जानवी बोल रही है कि ये हम पूरे इक्वेशन को ही हम क्या मान रहे हैं? पूरे। हाँ, अब देखो, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू, हम लेते हैं 1। क्या लेते हैं? 1। मान लिया x इज इक्वल टू क्या लिया? 1। तो यहां देखो 1 प्लस 1 माइनस 6, तो माइनस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो x 1 आया, मान लिया x 1 आया। तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई? इसको हमने 1 पुट करके, अगर हमने इस वैल्यू को 1 पुट करके सॉल्व किया तो ये मतलब x, x बराबर हमने क्या लिया है? 1 लिया है। क्या लिया? तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई? -2।
और नहीं -4 -4 ना, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -6, तो 1 + 1 2 और -6 माइनस -4, तो जो -4 है वो क्या आया? हाँ, तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू तो यहाँ पे आ गया y, तो x1 आया तो y क्या आया? -4। डन, आया समझ में? तो यहाँ पे क्या किया जानवी ने, पूरे इक्वेशन को ही क्या मान लिया? y मान लिया। क्लियर है? चलिए ना, डन, इसको हटा दो। तो यहाँ तक समझ आया x और y क्या है। अब हम वही टेबल बनाएंगे, सर ने इरेज कर दिया, कोई नहीं, पहले टेबल बना लेते हैं। तो इधर बना लो, नहीं तो फिर आपको प्रेजेंट करने में हो सकता है दिक्कत हो। तो पहले हम लेते हैं x को -4, x को -4 लेंगे तो यहाँ देखो माइनस माइनस जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16 -4 कितना होता है? 12, 12 - 6 6। तो अगर x -4 है तो पूरे पॉलिनोमियल यानी y की वैल्यू 6। अब इसको लो -3, ठीक है, -3 लेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 9 9 + 3 12, 12 - 6 6। हाँ, और इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो? कॉपी पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इसके पास जगह कम है, लेकिन चलो मान लिया ये करके दिखाती है। क्या बोला आपने x क्या लेने के लिए? -3, तो ये लो -3 का स्क्वायर प्लस -3 और -6, डन। तो 9 हो गया, प्लस माइनस -3 और -6। अब देखो तो ये, zero हो सॉरी, जाएगा, ये देखो -3 और -6 -9 हो गया। हाँ या ना, 9 - 9, यानी कि अगर हमने x -3 लिया है ना, हाँ, तो y क्या हो गया हमारा? 0। आ रहा है समझ में? अब एक चीज देखो, y हमारा 0 हो गया, मतलब जो हमारी पूरी इक्वेशन थी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था? एक 0 है हमारा, -3। प्रूफ हो गया कि हमारा जो एक, जब हम x को -3 लेंगे, यानी जब हम x को मतलब -3 को x की जगह पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आया समझ? आगे करते हैं, -2 पे आते हैं। -2 से करो। अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड मैम, ये देखिए -4 जो है, हाँ। -4 इस पॉलिनोमियल का 0 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है? नहीं ना, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे देखो इक्वेशन की वैल्यू क्या आई है? 6। लेकिन जैसे ही -3 लिया तो इक्वेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0। आ गई बात समझ में? हाँ। अब हम आते हैं -2 पे। -2 को इससे करेंगे तो 4 प्लस -2, 4 - 2 2, 2 - 6 -4। यहाँ तक आया समझ? और ये आप हवा में नहीं करोगे, इसका कैलकुलेशन क्लियर है तो ये कर रही है, लेकिन आप किस पे करोगे? कॉपी पे। और हाँ, आपको करके दिखाना भी होगा, उसके आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अपना मैं ये तो ऐसे छोड़ छोड़ के नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो -2, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो हमें लेकिन पता है अगला 0 किस पे आएगा? 2 पे आएगा। अगला 0 कब आएगा? जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे, तो हमें 2 तक तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनाना है, बीच में इधर उधर नहीं कर सकते। तो अब लो इसको, -1 लो, -1 लेंगे तो क्या होगा? 1 -1 0 -6 -6 ही हो जाएगा। -6 0 लो, 0 का स्क्वायर प्लस 0 -6, 0 पे भी -6, 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 2 -6 -4। और अब यहाँ पे 2 ले लो, 2 पे एक सेकंड, 2 पे आप बताओ क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि वही हमको बता रहा है कि देखो एक वैल्यू अल्फा जो है वो कितना है? 0 है, 0 मतलब 2 है ना। तो 2 कब वो पॉसिबल होगा? 0 एज अ 0 2, जब वो पूरी इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर देगा? चेक करिए। तो वहां पे 2 लिया है हमने, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 क्या होता है? 6 6 -6 0। चलिए मैं लिख देता हूं, हो गया 0। अब हमारे पास वैल्यू आ गई सारी, x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब रुक जाओ, अब हम पहुंच गए 9th क्लास में। अब हम है ना, आप सबके शक्ल पे थोड़ा सा टेंशन है कि यार 10th क्लास में एक नई चीज आ गई है ना, ये टेंशन। लेकिन गौर करो, अगर हम इस पूरे मतलब एक्सप्लेनेशन को भूल जाए और हम सिर्फ देखें कि हमारे पास क्या है? ग्राफ है, क्या है, और हमारे पास ऐसा एक बॉक्स है, तो ये हमने किस क्लास में देखा था? याद आ गया है ना। तो कुछ मुश्किल नहीं है, जो आप 9th में पढ़े हो उसी का एक्सटेंशन है आपका 10th क्लास, तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और आप ही के बीच में 10th का एक स्टूडेंट अगर आपको पढ़ा रहा है तो आप तो पढ़ तो सकते ही हो, और कल आपको भी पढ़ाना है। चलिए, यहां तक आया समझ? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की निकालोगे y की वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल को हम y लेट करेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करते जाएंगे x में। क्यों? क्योंकि उससे हमारा पूरा वैल्यू आ जाएगा। अगर तुम y ले तो इसको भी सकते हो 0, फिर वो ऐसे ऐसे होगा, लेकिन वो रूट हो जाएगा, फिर वो अजीब सा कुछ आएगा और तुम क्वेश्चन गलत कर दोगे। इसलिए हम हमेशा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आया समझ? ये आप इधर सामने आ जाइए। हाँ हाँ, ठीक, यहाँ तक आया समझ? अब हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, x हमारा -4। अब एक काम करते हैं, एक सेकंड, इसको हटा दे फिलहाल, है ना, तो इससे प्रेजेंटेशन थोड़ी और साफ हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन आप केवल लिख दीजिए, किस इक्वेशन के लिए आप प्रेजेंट कर रहे हो? x²
प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, ठीक है, अब हम ये पुट करेंगे, इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये नंबर लिख लीजिए, मिटा दिया। -1 -2 हमारा x है -4 ये, और y आया 6। कोई नहीं, थोड़ा ऊपर तक हम जाते हैं। यहां तक है ना, चलिए ये 4, अरे पेन लीजिए, स्केल से लिखोगे। सॉरी 4 5 6, तो ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला अगर x 3 है तो क्या है वो 0, तो ये यही रहेगा। -2 है तो वो है -4 है ना, हाँ। -4 फिर वो यहाँ आएगा, यहाँ पे मान हाँ -4 आप ये या नहीं ये तो उसके लिए तो है ना हमारे पास स्केल। -4 हाँ, ये यहाँ पे आएगा, वो -1 है तो ये आएगा -6। अच्छा और नीचे जाना पड़ेगा। -6 ठीक है, -1 है तो ये आएगा -6। ये हमने x लिया 0 तो y आया -6, तो ये यहाँ आएगा। x लिया 1 तो y आया -4, तो ये यहाँ आएगा। और x लिया 2 तो ये आया 0। अब इसको पूरा लाइन खींच दे, ये बनेगा कुछ ऐसे से, टेढ़ा बनेगा मुझसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही है ना, इसको शायद आपने छोड़ा है। नहीं ये पॉइंट अच्छा ठीक है, हाँ सही जा रहे हैं, जाओ। अब फिर ऊपर तक आप जाओ। ठीक है, रूल नहीं, हाँ इसके ये हमें क्या सिखाता है कि हमें एक और वैल्यू क्या करनी चाहिए इसके बाद ले लेनी चाहिए, तो उससे हमारा फिर प्रॉपर ग्राफ बन जाएगा। अब देखो, हाँ थोड़ा वो बेकार सा बना है, लेकिन मैं बता देती हूँ हमें ग्राफ से क्या क्या पढ़ सकते हैं। ये ना 9th में जो अब हमारा सिलेबस है उसमें ग्राफ प्लॉटिंग नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये, आप ग्राफ दे देंगे उससे क्वेश्चन आएगा। तो अब अच्छा, तो आप अपने दोस्तों को क्या कहना चाहोगे, जैसे बहुत लोग आपको देखने वाले हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि सिलेबस सीबीएसई ने तो काट दिया, हाँ। तो सीबीएसई ने अगर हमारा सिलेबस कट कर दिया ये ग्राफ प्लॉटिंग को, तो ये हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेबिलिटी में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए हमें समझ आना चाहिए कि ग्राफ में हमने कुछ भी किया उसका क्या मतलब है, उसमें ग्राफ की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम इस ग्राफ से क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहली बात, ये जो फिगर बनी है ना, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, ये बुक में भी वर्ड यूज हुआ है, तो ये जो फिगर बनी है इसको बोलते हैं पैराबोला। अब दूसरी चीज, ये ग्राफ देख के हमें क्या क्या समझ आता है। देखो अभी तुमने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, लेकिन मैंने ना इन दोनों पे वो डाला एरो। क्यों डाला? एरो का मतलब होता है कोई भी चीज कंटिन्यू हो सकती है, मतलब अगर हम इसमें आगे कोई भी वैल्यू लेते जाएं। अच्छा, यहाँ पे हम एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज ले सकते हैं? जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू ली गई है, कितनी ले सकते हैं? तो इनफाइनाइट क्या -4 से शुरू करके इधर इनफाइनाइट या इधर भी इनफाइनाइट, दोनों जगह इनफाइनाइट। क्लियर है ना? तो अगर देखो इधर हम बढ़ेंगे ना तो ये लाइन किधर बढ़ता जाएगा, आ गई बात समझ में? और अगर हम इधर 2 के बाद इधर बढ़ रहे हैं तो ये वाली लाइन और इधर मतलब यहां तक है, ये तो हमने अपने साइड से खींच दिया है ना। लेकिन हम जैसे इधर वैल्यू में बढ़ सकते हैं, या ऐसे कह ले इसको उल्टा कि अगर हम लाइन को इनफाइनाइट करते हैं तो ये हम वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इंक्रीज। आ गई बात समझ में? तो ये लाइन क्या शो करता है? अच्छा, और मजेदार चीज देखो, ये सब जब आप 11th में जाओगे ना तब आपको फायदा करेगा। ठीक है, यहां तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब एक बात बताओ, यहाँ पे -4 है और उसके बाद कौन सी अगली वैल्यू है? -3, और -4 पे हमारा यहाँ है और -3 पे यहाँ, -4 वाला पॉइंट यहाँ है ना प्लॉटिंग, और -3 वाली प्लॉटिंग कहाँ है? यहाँ है। तो आपको क्या लगता है, -4 और -3 और इधर 6 और 0, तो -4 और -3 के बीच एक भी वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू। ये इनफाइनाइट वैल्यू है यहां से यहां तक में, और वो इनफाइनाइट वैल्यू का क्या है, ये प्रेजेंटेशन है। हाँ, हालांकि हम ठीक है पेन से बना रहे हैं तो थोड़ा प्लॉटिंग इधर उधर हो सकता है, हम सिर्फ इनको ले रहे हैं, बट ये आप मान के चलिए ये कितनी वैल्यू है इसके बीच, और हर दो वैल्यू के बीच कितनी वैल्यू होती है? इनफाइनाइट। क्लियर है? तो आप यहां छोड़ दोगे, 10th क्लास में बड़ा राक्षस सामने आ जाएगा आपके, तो छोड़ना नहीं है। जो और एक चीज कि पुरानी बुक अगर आपके पास है 10th क्लास की, है ना, तो बिल्कुल उसको क्या करिए, बनाइए। नई बुक तो होना चाहिए आपके स्कूल के हिसाब से, ठीक है, बट अगर किसी के पास पुरानी बुक है ना, तो नई बुक में पुराना वाला सारा है, बुक में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ ऐड नहीं हुआ है। तो ये चीज समझिए, ये भी एक कंफ्यूजन आती है कि हमें तो हमारे पास पुरानी बुक है, हमको नई बुक चाहिए, नया एडिशन चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। क्यों? नई बुक में मतलब पुरानी बुक में नई बुक वाला सारा कंटेंट है, बल्कि उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो आपको वो करना चाहिए अगर आपको सीखना है तो। डन मैम। तो पहली चीज कि इस फिगर को पैराबोला बोलते हैं। दूसरी चीज कि हम दोनों एरो मतलब दोनों जो वैल्यूज है उनको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरी चीज सुनो, अच्छा अब जो हमारा ग्राफ है ये इस तरफ से भी ऊपर की तरफ है और इस तरफ से भी ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इक्वेशन है ना, इसमें जो हमारा कोफिशिएंट है, इसका जो मतलब जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो प्लस में है। ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता था, ऐसे करके। पेन चेंज कर लीजिए। हाँ, आप क्या कह रहे हो नहीं समझा, ये तो मुझे भी बताइए आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसमें है? प्लस में। तो ये कैसे हमें पता चला?
हमारा जो ग्राफ है वो दोनों तरफ से प्लस की डायरेक्शन में जा रहा है वाई एक्सिस पे। वेरी गुड। लेकिन ये जो ग्राफ है अगर हम इसमें कुछ और वैल्यू पुट करते हैं या हमारे पॉलिनोमियल सेकंड। का कोएफिशिएंट, एक सेकंड, थोड़ा आसान करते हैं, ठीक है। आप जो कहना चाहते हो उसको यहां दिखाते हैं, ठीक है। ये यही ना, ठीक है। हमारा ग्राफ अभी तो ऐसे बना है ना। हाँ। अगर ऐसा बना हमारा ग्राफ तो ऐसा स्केल से लिख रहा हूं मैं भी, है हमारा ग्राफ ऐसा भी बन सकता था। और भी है मैम, इधर इधर भी दिखाना है। वो मैं बाद में समझाऊंगी। जीरो तो पहले, हाँ पहले इतना मैं समझा दूं। तो हमारा ग्राफ ये दोनों फेस में बन सकता था ना। अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है और इधर मूवमेंट कहां जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या ना। तो इससे रिलेटेड आप कुछ बताना चाह रहे हो, बताइए। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें जो इक्वेशन है, अब इसमें तो पॉलिनोमियल सर ने कुछ नहीं लिया, ये तो हमने ऐसे अंधे होके कुछ भी लाइन खींच दी है ना। लेकिन इसका भी कोई तो पॉलिनोमियल होगा जहां पे ये हमारे कार्टेशियन प्लेन को कट कर रहा है, जो हमारी एक्स एक्सिस है उसको कट कर रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ तो पॉलिनोमियल बनेगा हर ग्राफ का। तो इसका पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट होगा, हम लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें जो हमारे x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ना, ये प्लस में होगा। क्यों, ये हमें कैसे पता लगा, हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इससे क्या पता लगता है कि जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का वो प्लस में है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब यहाँ सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, इसमें जो हमारा ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो उल्टा हो जाएगा, जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा माइनस में। आया समझ। दूसरी चीज हमें ये पता लगती है ग्राफ देख के। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्राफ दिया हुआ है और उन्होंने हमसे पूछ लिया कि इसका जो कोएफिशिएंट होगा पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, अब देखो इसमें इन्होंने क्यों बोला है एक्स स्क्वायर, उन्हें कैसे पता, क्यों, क्योंकि अभी हम कौन सी इक्वेशन का ग्राफ पढ़ रहे हैं, कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अच्छा एक चीज और, ये दक्ष आप बताओ, ये हमें देखते हैं ये कैसे हमें पता कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लीनियर का क्यों नहीं है, क्वाड्रेटिक उसका क्यूबिक का क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही जीरोस हैं। अल्फा कैसे पता? क्योंकि सर जो दो जीरोस हैं वो जैसे ग्राफ में जो लाइन पे लैंड कर रहा है एक्स एक्सिस पे। वेरी गुड। एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, दो बार, है ना। क्यूबिक रहेगा तो कितनी बार कट करेगा, तीन। लीनियर रहेगा तो कितनी बार कट करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक मैं अगला बताने वाली थी, लेकिन अच्छा, कोई नहीं, सर ने sorry, स्टार्ट कर sorry, दिया। अच्छा आपने स्टार्ट कर दिया, मैं स्टार्ट करने में थोड़ा अजीब हो जाता। तो अभी जो सर ने कहा उसी पे आते हैं। अब पता लग गया, तीन चीजें क्या पता लगती हैं, पता लगा ना ये कि एरो क्यों बनाते हैं, पैराबोला कहते हैं, और ये जो हमारा अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो अभी सर ने बताया। अब ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता ना, हमारा जो ये है ये ax प्लस b होता, खाली ax प्लस b प्लस c नहीं होता, क्योंकि फिर b प्लस c तो हो जाता, दोनों नंबर होते, तो ax प्लस b होता खाली, तो ये सिर्फ एक जगह कट करता x को। आया समझ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, इसीलिए ये दो बार कट कर रहा है, पता लगा। अब देखो ये हमने पहले पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें कितने जीरोस होते हैं, दो, ये दो बार कट करता है। तो जिस पॉइंट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस को कट करता है, वो पॉइंट पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उस पॉइंट की, वो हमारी हो जाती है, क्या कहते हैं, जीरोस होते हैं। आया समझ, ठीक है। तो जीरोस कैसे पता लगते हैं, जहां पे हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है ना, ये तो पता ही होगा। एक सेकंड, ये है ना, देखो जो अभी कहना चाह रही है, ये इस इक्वेशन के दो थे ना, दो वैल्यू थी, हाँ। कौन कौन सी थी, -3 और 2। तो देखो एक्स एक्सिस पे कहां कट किया, -3 और 2 पे। क्लियर है। अब अयान हमारा बहुत रिलैक्स है, क्यों रिलैक्स है, क्योंकि अयान ने ये पढ़ा हुआ है और उसको लग रहा है कि कुछ तो नया नहीं चल रहा। तो ये अब देखो आप ही के बीच का एक स्टूडेंट है, वो पहले से क्लास में रेडी होके आया है ना। तो ये आप लोग भी आराम से इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो ना। कोई और पढ़ सकता है तो हम भी पढ़ सकते हैं। टॉपिक मुश्किल होता तो एक को नहीं समझ, अगर किसी को समझ नहीं आता तो फिर एक को भी नहीं आता। तो टॉपिक मुश्किल नहीं होता है, हम उसको क्या करते हैं, अपनी हरकतों से बना देते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी मैम, ठीक है, बीच में सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ। सही है, ये आ गया सबको समझ। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब मैं जो बात बड़े दिनों से बताना चाह रही हूँ बता देती हूँ। आज बता ही दो तुम। क्या आई थी बड़ी मुश्किल से। वेरी गुड। देखो जीरोस पता है ना सबको क्या होते हैं, जो वैल्यू हमें पॉलिनोमियल में पुट करें और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो जीरोस होते हैं। तो ना कोई नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ना तीन तरह के जीरोस होते हैं। पहला डिस्टिंक्ट जीरोस, दूसरा इक्वल जीरोस, और तीसरा नॉन रियल जीरोस। अब मैं बताती हूँ ये कैसे बनते हैं। देखो ये पता कैसे लगता है, पहले ये जानते हैं। एक सेकंड रुकिए। हाँ। अयान आपको ये पता है
ये नहीं पता, नहीं पता सच में? चलो वेरी गुड, मतलब आपको यहाँ एक पॉइंट मिलता है। अच्छा, तो अब देखो यार एक्टिव हो गया। अब पता कैसे करेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसके कौन से जीरोस है? बताऊंगी मैं बाद में कि कैसे निकलते हैं, पहले मैं बता देती हूँ पता कैसे करेंगे। सर ने ना हमें कुछ दिन पहले एक फॉर्मूला बताया था। अच्छा नहीं, उससे पहले रुक जाइए, हाँ। उससे पहले रुक जाइए। देखिए आपकी बात को मैं थोड़ा आसान कर दूं कि फिर आपकी बात जनता तक आसानी से पहुंचेगी। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमने 8th क्लास से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और 8th क्लास में हमको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले जहां पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट इजीली करते थे और हमको 2 वैल्यू मिलती थी। 8th क्लास में हम सिर्फ 2 ब्रैकेट तक रह जाते थे, जैसे हमको ये मिलता था ना x² + x + 1 मान लेते हैं, और इसको हम सॉल्व करके फाइनली 2 ब्रैकेट आता था। 9th में हम आए, यही 2 ब्रैकेट रहा, लेकिन इक्वेशन थोड़े और ज्यादा क्या हुए, मुश्किल हो गए। लेकिन 10th में आए तो हमको मान लिया जैसे x + 4 मिला सपोज और x + 5, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्लेमर है ये, डन। लेकिन हम मान लेते 2 ब्रैकेट मिला, फिर हमने ये किया और बराबर में ये 0 होता था। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है? पॉलिनोमियल एक प्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, और इक्वेशन क्या होता है, इक्वेट। हाँ, कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहां मान लिया, एक सेकंड, हर एक जरूरी नहीं है कि हर बार 4 हो, यहां मान लिया कि कितना है, 4 है, 0 तो नहीं है, नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 के साथ हाँ कोलैब कर लेगा ये और इधर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आई बात समझ में? नहीं समझे? तो अल्टीमेटली यहाँ क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ये उधर जाके -3 हो जाएगा ना, समझ में आया? हाँ। तो अब तो इसीलिए हम जीरोस निकालते हैं। ठीक है, और ये देखो, तो हम ये करते थे x बराबर -4 और x बराबर -5, आ गया ना। लेकिन आप लोग याद करो, तो ये आपको 9th और 8th में यही कहानी चलती है। 10th में इजी जब आप होते हो, मतलब जब इजी स्टार्ट करते हो शुरू के उससे कुछ इक्वेशन से, तो आपको इजी वाले इक्वेशंस मिलते हैं। लेकिन जब आप आगे जाओगे ना, तो कुछ ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? अच्छा, लेकिन उनके जीरोस पॉसिबल होंगे, बट एक और भी ऐसा मतलब इक्वेशन मिलेगा जिसके जीरोस, रियल जीरोस पॉसिबल नहीं होंगे। तो आप पता कैसे? अच्छा, एक उससे पहले एक चीज और, बहुत कुछ बताना है, इसीलिए मैं शायद बार बार चेंज कर रहा हूं स्टेटमेंट अपनी। देखो x + 4 और x + 5, 2 ऐसा आता था ना, हर मतलब जब आप करते थे तो 2 ब्रैकेट आते थे और दोनों ब्रैकेट क्या होते थे, अलग अलग होते थे। कभी ऐसा भी तो होता था x + 4 और x + 4 मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, और ऐसा भी तो होता था, याद आया? बोलो बोलो। तो यहां पे गौर करो, यहां पे x, चलो यहां पे हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, -4, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो गौर करना, ध्यान से देखो, दोनों जीरोस आए और दोनों जीरोस हमारे क्या है, अलग है। ये जब हम इक्वेशन पे आएंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा यहां देखो x बराबर क्या है, -4, और यहां क्या है, x बराबर -4, यानी दोनों जीरोस क्या है, सेम है। तो ये गौर करो, ये क्या बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है ना जीरोस, तो ये वाले कंडीशन में जीरोस क्या है हमारे, इक्वल। आई बात समझ में? और ये वाले कंडीशन इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट, क्या बोलते हैं? और उसी तरीके से एक होता है नॉन रियल जीरोस। तो अब आपको जो जानवी बताने वाली है ना, वो ये बताने वाली है कि इक्वेशन देख के, क्या देख के, एक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ना, वो देख के आप पता कर सकते हो कि जो आपके जीरोस निकल के आएंगे ना, वो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे या 2 इक्वल जीरोस होंगे या नॉन रियल जीरोस। डन, पक्का? ये लीजिए। तो डिस्टिंक्ट जीरोस और इक्वल जीरोस का थोड़ा सा आइडिया लगा कि क्या होता है। अब आगे आते हैं, समझ आ जाएगा। देखो फिर से ग्राफ बनाते हैं। डिस्टिंक्ट जीरोस तो वही थे जो हमने अभी ग्राफ बनाया था, उसमें 2 जीरो अलग अलग थे। क्या थे, -2 और 3, प्रोबेबली यही था, -3 और 2। तो ये हमारे 2 जीरो आए, दोनों जीरो जो थे वो अलग अलग थे। अब पता है हम इसको पता कैसे कर सकते हैं? देखो x² + x - 6, सर ने ना कुछ दिन पहले एक फॉर्मूला बताया था, वो था किसी और चीज के लिए, लेकिन वो मतलब इनडायरेक्टली यही चीज थी। क्या था? b² - 4ac, ये फॉर्मूला। इसको अब इसमें पुट करो, b पता है 1 का स्क्वायर -4 a 1 और c इंटू -6, तो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 25। अब अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब जो हमारे जीरोस होंगे वो होंगे डिस्टिंक्ट जीरोस, यानी 2 रूट पॉसिबल होंगे, 2 जीरोस पॉसिबल होंगे, और वो दोनों जीरोस अलग अलग होंगे। हाँ। अगर कब 0 से बड़ा, b² - 0 से बड़ा यानी कि प्लस में। हाँ। ये नंबर लाइन पढ़ते हो ना, 0 1 2, तो 0 से बड़ा यानी कि किस में, प्लस में। लेकिन 0 से छोटा अगर आएगा, बढ़ा सकता है तो छोटा, -0 कर रहा हूं मैं ठीक है, ये लो -3, तो अगर 0 से छोटा आ रहा है तो यानी वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। बोलो बोलो बोलो। हाँ। तो वो हो जाएंगे हमारे नॉन रियल जीरो, तो वो नॉन रियल जीरोस हो जाएंगे। लेकिन जो इक्वल जीरो है उसमें क्या होगा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। मतलब 3 कंडीशन है। हाँ, दिखाइए, ये देखिए 3 कंडीशन है, तो जानवी की ही बात है, बट उसको मैं कंक्लूड कर देता हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो, 0 हटा लो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लो। आ गई बात समझ में? इसमें आपको a कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b और c तीनों आपको पता है ना? हाँ या ना? पता रहेगा ना अगर दिया हुआ रहेगा तो। यहां नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं यही है। a क्या है? a है, b है और c है। डन। अब यहां पे हम निकालते हैं d। क्या निकालते हैं? D। जिसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d किसको बोलते हैं? d को क्या बोलते हैं पता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? अब देखो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे ना सॉल्व करके, हाँ या ना? तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, 3 कंडीशन होगी इसकी। एबीसी की जगह कोई ना कोई नंबर होगा। बोलो बोलो। नंबर नहीं होगा, ये भी होगा मान लिया, तो आंसर या तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा आ सकता है किससे? 0 से। यानी कि आंसर किस में आएगा? वो लिखा हुआ नहीं होता, वो मैं अपनी साइड से बता रहा हूं। वो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक, b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा, मतलब 0 से क्या हो सकता है? 0 इससे बड़ा हो सकता है, यानी कि वो आंसर किस में आएगा? आ गई बात समझ में? और तीसरा इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac ये किस? हाँ, इज इक्वल्स टू 0, जो कि ना प्लस है ना माइनस है, 0 है। हाँ या ना? ये 3 आंसर आ सकते हैं ना? अरे एबीसी कोई भी आप इक्वेशन बोलोगे उसमें एबीसी कुछ ना कुछ होगा। आराम से समझो, आराम से लंबी सांस लो, छोड़ो, उसके बाद समझो, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम नहीं बढ़ रहे, एक टॉपिक को हम 20 मिनट पढ़ सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो ये देखो b स्क्वायर माइनस 4ac या तो प्लस में आ सकता है। आप लोगों ने 8th से लेके अभी 10th में आ गए, आप लोग कितने इक्वेशन सॉल्व किए होंगे? 500 इक्वेशन तो जरूर सॉल्व किए होंगे टोटल आप लोगों ने। हाँ या ना? तो उन सब में आंसर हर बार जो है 20, अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो, हर बार आपको एबीसी तो मिला था ना कि नहीं मिला था? तो उन एबीसी को अगर हम पुट करेंगे तो 3 ही कंडीशन हो सकती है। आंसर प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, या डन। बोलो बोलो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आंसर फ्रैक्शन में आए, आप कह सकते हो ना, तो फ्रैक्शन भी तो प्लस माइनस का हो सकता है आंसर। और 0 आया तो 0 ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे नहीं सर आंसर तो उसमें आ रहा है, रूट में आ रहा है। किसमें आ रहा है? आने दो रूट में, वो भी तो प्लस या माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता? आंसर आप कहोगे कि नहीं डेसिमल में आ सकता है, आने दो डेसिमल में, वो भी तो प्लस या माइनस हो सकता है। तो हमको सिर्फ देखना है कि जो आंसर है हमारा, जो डी है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac है, वो 0 से बड़ा है या फिर 0 है। 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, या 0 है। डन। तो 0 से अगर बड़ा है यानी कि प्लस में है, b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और आंसर आया 36। कितना आया? b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया, आंसर आया 100, यानी कि क्या है? ये प्लस में है। तो यानी कि उस इक्वेशन का जो है 2 रूट्स पॉसिबल होगा, और दोनों रूट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्यों? हाँ, दोनों जीरोस, रूट्स जीरोस, सॉल्यूशंस क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्लियर होंगे? क्यों होंगे ये भी पढ़ना है, ये हम आगे आएंगे, पहले इस डोज को आप बर्दाश्त कर लो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी को हमने b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और आंसर क्या आया? 0। तो तब भी इसके 2 रूट होंगे, अल्फा और बीटा, जो भी आप पढ़ रहे थे ना, अल्फा और बीटा, है ना? इन दोनों कंडीशन में अल्फा बीटा तो होंगे, जो निकलेंगे आगे जाके वो दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग। देन इस कंडीशन में अल्फा अगर 7 निकला तो बीटा भी क्या निकलेगा? 7। अल्फा अगर -3 निकला तो बीटा क्या निकलेगा? आ गई बात समझ में? लेकिन अभी हमने b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या किया? सॉल्व किया। क्या किया? सॉल्व किया, और हमारा आंसर आया -3, -9, -17, -12, -100। अगर ये सारे आंसर आए तो अल्फा बीटा के लिए हम क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स पॉसिबल, यानी कि फिर हम आगे रूट्स निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? अब ये क्यों होता है? ये अगले स्टेप पे जब हम जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है इसके बाद बताओ? आप सबको बताया था मैंने एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का नाम वेरी गुड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। डन। क्लियर है? तो यही बताना चाह रहे थे आप में, और कुछ इसमें आप ऐड करना चाहोगे? मैं बस ग्राफ की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताने वाली थी। क्या? हाँ, ये सर ने पहले पढ़ा। चलिए ठीक है। हाँ, तो देखो अब ना इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, जो अभी सर ने बताया उसको तुम ग्राफ देख के भी बता सकती हो। पहला ग्राफ ऐसा बनाते हैं, x और y, ठीक है? इसमें अगर ग्राफ ऐसा बना है, मतलब ये 2 जगह कट कर रहा है, तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है। जब दोनों जीरो की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है तो कौन से जीरोस होंगे? पहले वाला जो था डिस्टिंक्ट जीरोस, ये तो पता है ना सबको। तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी दिखाइए, की तरह नहीं बैठना होता। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि जो दोनों जीरोस है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो डिस्टिंक्ट जीरोस है, मतलब
दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ऐसा ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है ना? नहीं, थोड़ा sorry. वो करिए, हाँ कट हो गया। अब मैं समझ गया आप क्या करना चाह रहे थे। हाँ, ऐसा ग्राफ भी तो बन सकता है ना, ऐसा भी बन सकता है ना कि हाँ। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और आ जाए यहाँ पे, लेकिन इस पॉइंट पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो तो दोनों की सेम होगी ना। और ऐसा भी नहीं है कि ये दो मतलब एक ही जगह कट हुआ है तो ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं, ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसने एक ही जगह कट किया है, मतलब जो दोनों जीरोस है उनकी वैल्यू क्या है, -x और -y सेम, और x इज इक्वल्स टू y कर देते हैं। हाँ, ठीक है, आया समझ? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा भी कर सकते हाँ, हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। हाँ, यहाँ अल्फा बीटा क्या है, सेम है। तो ये कौन सा जीरोस हो गए, इक्वल जीरोस, जिसमें कौन सी कंडीशन है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो के इक्वल है। आया समझ? अब एक और तरह का ग्राफ बनता है, ये ना मतलब जीरो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल मैं बता ही देती हूँ। अब इसने एक तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लेते हैं x, एक तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू पे कट किया और एक कट किया ओरिजिन पे, ओरिजिन हमारा जीरो होता है। तो इससे पता है इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इक्वेशन हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, इससे हो जाएगी वो ax स्क्वायर प्लस bx। अब ये कैसे, इसका प्रूफ बताती हूँ। देखो दक्ष एक सेकंड चुप रहे, सही रजिस्टर में से देख के बता रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो सी नहीं है, श्योर। अगर मैं बोलूं सी है तो C है। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, वेरी गुड उसके लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं सी है तो सोचो थोड़ा। है क्योंकि अदर पॉइंट्स में तो कट कर नहीं सी है, अब बताओ क्या। इक्वल क्या आ गया? नहीं सी है। जीरो। हाँ, वेरी गुड, मैं चाह रहा था कि तुम बोलो, वेरी गुड। सी क्या है, सी है। तो आप ये एग्जिस्ट नहीं, मतलब वो नहीं कर सकते कि कांस्टेंट टर्म की एग्जिस्टेंस क्या हो गई, खत्म हो गई। चलिए, हाँ, तो ये पता कैसे लगेगा, अयान ने कल हमें बताया था कि ना वो जो हम जीरोस को पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो मान लेते हैं कि ये तो हमारा जीरो है, तो अल्फा तो जीरो हो गया, बीटा हम ले लेते हैं 2। जीरो तो किसी भी चीज में से जीरो माइनस करते हैं तो वही रह जाता है, तो x माइनस जीरो x और x माइनस 2। अब इसको कर लो सॉल्व, x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें कांस्टेंट टर्म आया, कांस्टेंट टर्म होगा मतलब कुछ भी डाल सकते हो तुम, x स्क्वायर है माइनस 2x है, इसमें कांस्टेंट टर्म डाल दो, जीरो हो गया, c पता लग गया। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, वो नहीं होंगे कांस्टेंट टर्म में, इससे हमें ये पता लगता है। आया समझ, ये वाला आया। किसी भी ग्राफ में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है और वो एक जो अल्फा मतलब एक जगह जहां पे कट कर रहा है वो ओरिजिन है, तो उसमें हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जीरो होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब इसको हटाते हैं, बहुत अनटाइडी सा हो गया। अब आते हैं नॉन रियल जीरोस वाला जो था, उसका भी ग्राफ तो बनेगा, इक्वेशन होगी तो ग्राफ तो सबका बनेगा, लेकिन ना वो कट नहीं करेगा, वो कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा या फिर ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा, समझ रहे? तो अगर उसने कट किया नहीं तो फिर जीरोस कैसे हुए, नहीं हुए, तो वो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर देगा कि -4ac जो है वो छोटा है जीरो से। आया समझ? आज का पूरा लेक्चर कंक्लूड कर देते हैं, यहाँ तक आया समझ? पक्का किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसे फिर हमने नॉन लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं कहा, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो लीनियर हाँ, लीनियर इक्वेशन इसलिए नहीं कहा, लीनियर इक्वेशन की जो लाइन है वो क्या जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। और एक पॉइंट वो भी y पे कट कर रहा है ना, हाँ, x पे तो x पे कट नहीं कर रहा, लीनियर में भी तो x पे कट कर रहा है। वेरी गुड आंसर, पॉइंट पे तो कट करता है ना। अब आते हैं शुरू से जो आज हमने पढ़ा, पहला कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो उसको कैसे करना है ग्राफ पे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो px है, लेट px इक्वल्स टू y तो फिर हम टेबल बना सकते हैं, फिर हम पूरी टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ से क्या क्या सीखा। ग्राफ हमारा बना ऐसे, इस फिगर को क्या कहते हैं, दूसरा एरो हमने क्यों बनाया निभा, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि अगर हम टेबल में माइनस की तरफ जाएंगे तो ये जो लाइन है ये आगे बढ़ जाएगी, और प्लस की तरफ जाएंगे तो ये वाली रे भी आगे बढ़ जाएगी। आया समझ? तो मतलब हम एरो बनाते हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स तक जा सकता है। तीसरी चीज, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इससे हमें इक्वेशन के बारे में क्या पता लगता है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, अगर 2 भी होता तो ये प्लस में है, अगर यहीं पे
एक और ग्राफ बना लेते हैं। अगर ये माइनस में जा रहा होता तो मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होता, माइनस में होता। वेरी गुड, यहां तक आया समझ। अब आगे फिर हमने पढ़े 3 तरह के जीरोस, डिस्टिंक्ट जीरोस, इक्वल जीरोस और नॉन रियल जीरोस। अब उसमें क्या पढ़ा, डिस्टिंक्ट जीरोस पे अलग अलग कट किया, अलग अलग पॉइंट पे कट किया तो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू है मतलब जो जीरोस है इस इक्वेशन के, किसी भी इक्वेशन के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, वो प्लस मतलब वो दोनों अलग अलग होंगे, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगी। दूसरा क्या पढ़ा, इक्वल जीरोस। उसमें क्या था कि एक पॉइंट से कट करके ऐसे निकल गया, तो अल्फा और बीटा क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसे कहते हैं इक्वल जीरोस। और तीसरा नॉन रियल जीरोस पढ़े हमने, जो ऐसे ही निकल जाते हैं। आया समझ। ये पता करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें ABC पता है क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये अगर ये 0 के इक्वल है तो कौन से जीरोस होंगे, इक्वल जीरोस। तो आंसर दो ना, कहाँ हो भाई तुम। दूसरा माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो कौन से जीरोस होंगे, डिस्टिंक्ट जीरोस, मतलब दोनों जीरोस की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगी। तीसरा अलग, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो कौन से जीरोस होंगे, नॉन रियल जीरोस, मतलब जीरोस की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। आया समझ। आज की क्लास में नहीं एक ये वैल्यू माइनस में होगी। हाँ, अच्छा हाँ, जीरोस की वैल्यू नहीं, जीरोस की ठीक तो ठीक। कोई वैल्यू नहीं। हाँ। आंसर तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 0 होगा, नहीं यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे 0 होगा। 0 तो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। आया समझ। कोई भी डाउट है, इसके अलावा तो मैं कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ के आई थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी क्लास ली है इसने। अब आप बताओ किसको चैलेंज करना चाहोगे आज। कौन, जितेंद्र। जितेंद्र, डन। टॉपिक भी बता दो आप, इसमें तो और क्या रह गया अब नहीं सर, बस इतना ही है ना। हाँ। चलो जितेंद्र के लिए, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो तो अगला हो जाएगा ना। चलिए तो एक सेकंड, ये चैप्टर मजे मजे में हमने खत्म कर लिया। एक क्लास रख लेते हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज हो हाँ, जाएगा और जो एक्सरसाइजेस है वो डिस्कस हो जाएंगी सब। हाँ ये भी है। तो जितेंद्र आपके लिए टास्क है 2.2 के क्वेश्चंस। क्या, हाँ मेरे डाउट्स होंगे और भी आपके दोस्तों के डाउट्स होंगे और आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। डन, ठीक है, अपने आप को रेडी करके आओगे। ठीक है, चलिए। हाँ ये क्लैपिंग तो बनती है ना जानवी के लिए।